हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोग आज प्रस्तावना वाला टॉपिक देखने वाले हैं। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रस्तावना को कैसे याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप किन किन चीज़ों को याद रखना है, किस किस सीक्वेंस में याद रखना है। उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रस्तावना में जो शब्द आते हैं, पंथ निरपेक्षता, ठीक है, गणराज्य, ये सब चीज़ें इसका मतलब क्या होता है, समाजवादी, ठीक है, और ये कब कब किस किस समय संविधान में जोड़ा गया है, ठीक, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था। ये वाला प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, वो हम लोग पूरा आज की वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ थी हम लोग की, वो स्टार्ट हो गई है। आप लोग संविधान के महत्वपूर्ण सवाल ऐसे करके एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, उस पर जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा उसका लिंक जो है उसका, वो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने मैंने शामिल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसको मैंने पूरे कॉन्सेप्ट से बताया है, ठीक है। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, अभी जो पूरा आप देखते आ रहे होंगे सीरीज़, उसके बाद आप वो लोग उस वीडियो को जाके देखिए। और भी अगर आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट्स आया और आप लोगों को अगर लगा कि वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है और आप लोगों को उससे अगर कहीं कुछ हेल्प मिल रहा है, तो फिर अपन ऐसे भी और भी वीडियो बनाने का मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को फॉर्मेटिंग बता देता हूं कि किस किस तरीके से आप लोग को इसको याद रखना है। उसके बाद प्रस्तावना से रिलेटेड चीज़ें भी आप लोगों को मैं समझा के नोट करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको देखिए कि कैसे लिखना है नोट्स में और कैसे याद करना है। तो देखिए, लिखने का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मैं ग्रीन कलर में लिखा हूँ, ग्रीन कलर में, उसके आप लोगों को एक एक शब्द का मतलब समझना है, एक एक शब्द का मतलब समझ के रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि संविधान को पढ़ने में आसानी होगी। संविधान को जब आप आगे पढ़ेंगे तो संविधान को समझने में, कि प्रस्तावना में क्या बताया गया है, संविधान का मूल भावना है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का सार है या संविधान की मूल भावना है। संविधान की मूल भावना किसमें निहित है, प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना क्या है, जो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था संविधान के, मैं इसके पहले मैं आपके वीडियो में से बता चुका हूँ उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो उद्देशिका जो प्रस्तुत की थी संविधान सभा में और उद्देशिका जो पास हुई थी, पारित हुई थी, वही उद्देशिका जो है आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लिया। उसी उद्देशिका में लगभग इसी तरीके का उद्देशिका था, उनका उद्देश्य प्रस्ताव था। तो वही जो है वो प्रस्तावना जो क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक दूसरा थोड़ा बहुत परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो आप लोगों को संविधान की मूल भावना इससे पता चली। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रीन कलर में लिखा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीन कलर में है उसी को आपको डिटेल में पढ़ना है। जो ब्लैक कलर में लिखा हूँ वो तो आपको प्रस्तावना का जो डिटेल है वो लिखा हुआ है। जो ग्रीन कलर में लिखा हूँ उसको एक तो आपको डिटेल में पढ़ना है, दूसरा उसका सीक्वेंस याद रखना है। उसका सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर में लिखा हूँ उसका आप लोगों को, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, आप लोगों को चार्ट हो ऊपर नीचे दे देगा। लोकतंत्रात्मक पहले दे देगा, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आपको सीक्वेंस में जमा बोलेगा। ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3 4, 3 2 4 1, 1 4 2 3, इस तरीके का ABC ऑप्शन दिए रहेगा। तो आप लोगों को क्रम से जमाना भी, जो मैं ग्रीन कलर में लिखा हूँ उसको पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। तो या तो जिनको पूरा प्रस्तावना याद रख सकते हैं, आप लोग 5-7 बार पढ़िए, इसको याद हो जाएगा। तो जो प्रस्तावना याद रख सकते हैं वो पूरा याद रखो। जो नहीं याद रख सकते हो वो केवल ग्रीन कलर में जो मैं लिखा हूँ उसको याद रखना है, उसका मतलब समझ के रखना है और उसको सीक्वेंस में याद रख के रखना है। उसको तो याद करना ही है, ठीक। कैसे सवाल आते हैं ये भी मैं बताऊंगा। पहले प्रस्तावना अपन देख लेते हैं, ठीक है। हम भारत के लोग, यहां से शुरुआत होता है प्रस्तावना का। हम भारत के लोग भारत को एक, अब देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। अब देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहां पर मैं आप लोगों को ये सब चीज का मतलब है, इसके बाद मैं आपको इसका डिटेल भी बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है। ऐसे तो मैं आपको बता भी चुका हूं इसमें, इसके पहले का जो वीडियो था, एक तो वीडियो में डाला था, ठीक है। तो भारत का संसदीय, मतलब जो शासन प्रणाली है उससे रिलेटेड जो वीडियो डाला था, उसमें इनका पूरा डिटेल में, इसको 80% चीज़ में प्रस्तावना को उसमें कवर कर दिया था। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जिनको नोट्स में लिखना है उसको आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको छोटा छोटा मोटा मोटा तो चीज़ तो बता ही दूंगा, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका सीक्वेंस भी याद रखना है आपको, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय। संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है ये भी पूछता है, ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन। तो न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहां पर सामने आपको लिखना है 3 प्रकार के न्याय और यहां लिखना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता। यहां पे नहीं लिखना चाहते तो इसके बाद लिख लेना। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। भारत के नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। सीक्वेंस में याद रखना है, यह भी याद रखना है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के न्याय हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ये संविधान को अपनाने की तिथि है, अंगीकरण की तिथि है, को नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। एक बार इसका भी सीक्वेंस पूछा है। अधिनियमित को पहले लिख दिया था, अंगीकृत को बाद में लिख दिया था, उसके बाद आत्मार्पित लिखा था। इसको सीक्वेंस में जमाव करके पूछा था। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्लैक कलर में जो वर्ड लिखा है ना, उसको भी यहाँ पर दे देगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसके बाद देगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, उसके बाद दे देगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। तो उसको सब सीक्वेंस में जमाव करके देता है। तो इसके जो शब्द हैं आपको, तो उसको सीक्वेंस में जमाने के लिए देता है, इसलिए आपको इसको पूरा याद रखना जरूरी है। जो याद नहीं रख सकते हैं वो लोग क्या करेंगे, हरा कलर का ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से याद रखेंगे, उसका मतलब याद रखेंगे और 2 चीज़ें याद रखेंगे, कितने प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। बाकी इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए कॉपी में अच्छे से। जिस तरीके से मैं लिखा हूँ, 2 कलर के पेन का यूज़ करना है, 2 कलर के पेन का यूज़ करना है। जो ब्लैक में लिखा हूँ उसको 1 कलर के पेन में लिखना है, ग्रीन में लिखा हूँ उसको आप लोग रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या जो भी कलर के पेन में लिखना है उसको ग्रीन में लिखना है। जो सीक्वेंस लिखा हूँ 1 लाइन में इसको उसी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये इस सीक्वेंस में इसको इस फॉर्मेटिंग में आप इसको नोट करिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसको मैं डिटेल इसका प्रस्तावना का अपन पढ़ते हैं। देखिए हम लोग अब आगे का हिस्सा समझते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ठीक है, इसको भी पूछता है, ठीक है, ये पूछ चुका है एक बार। तो प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है, जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिकी संविधान, वहीं से प्रस्तावना को लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है, भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका संविधान से और जो प्रस्तावना की भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये अपना नोट करिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं वो जब प्रस्तावना का निर्माण हुआ तो शुरू में ये 3 शब्द नहीं जुड़े थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो है संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। इनका मतलब क्या होता है मैं आगे आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसमें संविधान में जो जो शब्द आए हुए मैंने ग्रीन कलर में आप लोगों को बताया था कि उसका आप लोगों को मतलब समझना है करके, तो उसका मैं आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको मैं पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब भारत की शासन व्यवस्था वाला मैं टॉपिक पढ़ाया था। आप लोगों को मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो में जाइए, लिंक करके उसको देखिए और उसके बाद फिर नोट्स बनाइए। यहाँ पर मैं और इसमें सिर्फ डिटेल बताऊँगा, लिखवा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोग इसको बहुत सारे शब्द का मतलब मैं बता चुका हूँ। संप्रभुता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो लिखा हुआ है आप लोगों की प्रस्तावना में, उसका मतलब संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है जो कोई भी देश किसी का उपनिवेश न हो, पूर्ण तरीके से अपने आर्थिक और सामाजिक और किसी भी तरीके से निर्णय को लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो,
किसी भी देश अन्य देश पर निर्भर न हो, वो देश संप्रभु देश कहलाता है। ठीक है, तो इस संप्रभुता का मतलब क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब किसी भी दूसरे देश पर अपने निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी भी दूसरे देश पर निर्भर ना हो। तो भारत एक संप्रभु देश है। दूसरा, समाजवाद। ये वर्ड को मैंने नहीं समझाया था उसमें, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, भारत एक मिश्रित समाजवादी वाला देश है। आप लोग लिखिएगा, भारत एक मिश्रित समाजवादी देश है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का योगदान है। भारत एक मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का योगदान है। जैसे कि भारत में क्या होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर क्या होता है, दोनों सेक्टर का योगदान है यहाँ के। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें 61% से 51% शेयर किसका रहता है? सरकार का। और उसके बाद जो 49% शेयर किसका रहता है? प्राइवेट कंपनी का। तो यहाँ पर सरकारी और निजी दोनों के हिसाब से भी चलता है। देखिए, आप लोग बहुत सारे बैंक देखे होंगे, वो प्राइवेट बैंक हैं, उसमें गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन रहता है। 51% गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता है, 49% प्राइवेट किसी व्यक्ति का पार्टिसिपेशन रहता है। तो यहाँ क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का एक साथ अर्थव्यवस्था को लेके चलते हैं। जैसे कि अमेरिका है, वो पूरी तरीके से क्या है, एकल समाजवाद वाला देश है, उसमें पूरी तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान निजी क्षेत्र का है। गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी, वहाँ पर सरकार जो है कोई भी कंपनी नहीं चलाती है। कंपनी कौन चलाती है? प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं पूरे तरीके से अमेरिका में। लेकिन भारत ऐसा नहीं है। यहाँ पर की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट क्षेत्र दोनों का योगदान है। दोनों यहाँ पर मिलकर चलाते हैं। ठीक है, तो 51% शेयर इसका रहता है और निजी क्षेत्र का 49% शेयर रहता है। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए, समाजवाद वही होता है। और भारत एक मिश्रित समाज वाला देश है, मतलब यहाँ दोनों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का योगदान है यहाँ की अर्थव्यवस्था में। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर। इसका मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म विशेष को न मानने वाला देश है भारत में सभी धर्मों को समान रूप से महत्व दिया गया है और समान रूप से सभी धर्मों को अधिकार दिए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समान रूप से अपने धर्म का आचरण करने की और अपने धर्म के जो संस्कृति है उसको मानने की और अपने उसके अनुसार आस्था रखने की, उस पर आस्था रखने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। यहाँ देखा होगा 25 से लेकर 28 तक पूरे धार्मिक रूप से जो स्वतंत्रता आपको दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। उसमें यह बताया गया कि आप कोई भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के हैं, आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं अपनी धर्म की आस्थाओं को मानने के लिए। भारत हिंदू कंट्री नहीं है, न ही भारत मुस्लिम राष्ट्र है। भारत को किसी तरीके से धर्म के रूप से डिफाइन नहीं किया गया। जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो अपने संविधान में मुस्लिम राष्ट्र डिफाइन कर चुका है अपने आप को। अरब कंट्रीज़ देखें आप लोग, वो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन भारत न ही मुस्लिम राष्ट्र है और न ही हिंदू राष्ट्र है। आपने जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ देखा होगा, ये बहुत सारा विवाद है सेक्युलर वर्ड पे। इस सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो इस पर बहुत से लोग करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, भारत हिंदुओं का देश है। ऐसा नहीं है, मतलब संविधान के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि संविधान के अनुसार भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। और आप लोग इसका तथ्य ये भी देख सकते हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, चाइना और जितने भी इटली, फ्रांस, ये सब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जापान, ये सब यहाँ पर अपने लोगों को, अपने देश को इन्होंने धर्म के अनुसार डिफाइन नहीं किया है, कोई भी धार्मिक रूप से डिफाइन नहीं किया है इन्होंने। ये देश बहुत ही, आप लोगों ने देखेंगे कि जो देश अपने आप को धर्म के रूप में डिफाइन कर दी, हम मुस्लिम कंट्री, हम कोई दूसरे कंट्री, तो वो लोग उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं जितना वो देश डेवलप किए हैं जो अपने को धर्म के रूप से डिफाइन नहीं किए, जिन्होंने सेक्युलरिज्म को अपनाया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जो एग्जाम्पल बताया वो कंट्रीज़ का हालत देख सकते हैं आप आज कितना डेवलप्ड है। पाकिस्तान को देखिए, स्थिति खराब है पूरा, ठीक है। और भी अरब कंट्रीज़ को देखिए, उतना डेवलप्ड नहीं है जितना कि अमेरिका, चाइना और जापान, जो अपने आप को धर्म के रूप में डिफाइन नहीं किया है, वो डेवलप है, ठीक है। तो काबिलियत को महत्व देना चाहिए, और जो देश ने काबिलियत को महत्व दिया है वो देश आज के डेट में ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान ने भी अपनाया है। समझ गए, मतलब सभी धर्मों को समान महत्व है। चौथा, लोकतांत्रिक, इसको मैंने समझा दिया है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ
शासन के प्रमुख का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। शासन का प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री, उसका चुनाव होता है, तो वो देश लोकतंत्र। या लोकतंत्र का दो प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये दोनों को मैंने बता दिया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो जाके संसद में बैठकर संविधान का निर्माण करते हैं। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जनता स्वयं ही अपने लिए नियम और कानून का निर्माण करती है और किसी के फेलियर के ऊपर, मतलब अगर वो नियम कानून किसी के ऊपर गलत प्रभाव डालता है तो उसके लिए जनता स्वयं जिम्मेदार होती है। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का मतलब ये हो गया। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ जिस कंट्री में राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होता है, जहाँ पर गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ राष्ट्र का जो प्रमुख है, ठीक है, जो उसका चुनाव होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। मतलब राष्ट्र का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है जहाँ, वो कंट्री है गणतंत्र कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका गणतंत्र का मतलब। अब देखिए 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं संविधान में। न्याय कितने प्रकार के बताए गए? 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होगा कि भारत ने सामाजिक न्याय को अपनाया। आपने प्रस्तावना में देखिए, इसमें सामाजिक 3 प्रकार के न्याय हैं। उसमें सामाजिक न्याय का मतलब समाज के आधार पर सबको न्याय मिलेगा, सभी समाज के, चाहे वो हिंदू हो, ठीक है, दलित हो, और आपका जो बाकी जो है क्षुद्र हो, वैश्य हो, कोई भी समुदाय है उसको समान रूप से न्याय प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय का मतलब सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा, न्याय सबके लिए समान होगा। ठीक है। आर्थिक न्याय का मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष से भारत में उसके पैसे के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आर्थिक रूप से सभी समान हैं और सभी को समान रूप से न्याय दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, न्याय की पहुंच सब तक समान रूप से रहेगी। इसका मतलब है आर्थिक न्याय। ठीक है, तो इसलिए आर्थिक न्याय है। राजनीतिक न्याय मतलब कि सभी लोगों तक कानून की पहुंच समान रखी जाए। ठीक है, मतलब जो राजनीतिक रसूखदार लोग हैं, पॉलिटिकल पोस्ट में हैं, उन लोगों तक न्याय की पहुंच हो और बाकी लोगों को, जिनको जो आम आदमी है, उन तक न्याय ना हो, ऐसा ना हो। तो राजनीतिक न्याय का व्यवस्था किया गया है। न्याय जो है वो सभी लोगों को समान रूप से मिले, तो न्याय की पहुंच सभी लोगों तक समान रूप से हो, तो राजनीतिक न्याय का मतलब वही है। तो 3 प्रकार के न्याय आप लोग समझ गए, ये 5 तरीके का ये चीज़ समझ गए। अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है। इसमें एक विवाद है, ठीक है, और इसको पूछता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं। तो इस पर प्रस्तावना में शुरू में जब हुआ था तो विवाद हुआ था, तो उस विवाद को मैं बता रहा हूँ। बेरूबारी संघ मामला हुआ था 1960 में, बेरूबारी बनाम भारतीय संघ विवाद। तो इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब संविधान का अंग ही नहीं है प्रस्तावना, तो इस पे परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो बेरूबारी संघ मामला 1960 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 1960 याद रखिएगा, इसको पूछता है स्टेटमेंट। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे 1967 में हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद या मामला। तो इस मामले में बोला गया कि संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है और अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो पूछेगा अगर आपको संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना है। तो इसमें बोला गया था संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, और ये क्या है? अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ 1973 में। तो इसमें यह बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सबसे बड़ी बेंच, 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी। ठीक है, 13 जजों की बेंच इसमें बैठी थी। सबसे बड़ी बेंच किस विवाद में बैठी थी? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद। ठीक है, तो इसमें बैठी थी सबसे बड़ी बेंच। ये केशवानंद भारती जो है कि अभी इनकी मृत्यु हुई है, इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता थे। उसके बाद संविधान का अंग है, तो इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है, एक अभिन्न अंग है, अतः संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है। 368 के तहत, ये नोट करिएगा, संविधान का भारत प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन प्रस्तावना में किया जा सकता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते वक्त ये बात ध्यान रखना होगा कि जो प्रस्तावना की मूल भावना है, पंथनिरपेक्ष समाजवादी, है ना, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो प्रस्तावना की मूल भावना है उसमें भी कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल भावना परिवर्तित नहीं होनी चाहिए।
ये चीज़ें परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें उस पर रहनी चाहिए। इसके अलावा मूल ढांचे से संबंधित विषय पर भी परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे कि मूल ढांचे से संबंधित विषय पे राष्ट्रपति का जैसे कि चुनाव का प्रोसीजर है, वो उस तरीके के मामले पे भी परिवर्तन संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। तो ये 3 तरीके के विवाद आपको सन के सहित याद रखना है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन याद रखना है। ये संविधान का अंग नहीं है, ये आत्मा है अपरिवर्तनीय, और इसमें बोला गया कि चूंकि ये अंग है इसलिए इसको परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। प्रस्तावना से रिलेटेड इतनी ही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। अब इतने चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा। इसके अलावा एक स्टेटमेंट पूछता है कि इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था। तो N.A. पालकीवाला इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र कहा था कि इन्होंने N.A. पालकीवाला ने। इसके अलावा K.M. मुंशी ने कहा था प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था ऐसे करके भी पूछता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये 3 स्टेटमेंट भी आप लोग याद रखिएगा, इसको पढ़ के चलिएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।